नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज इस खास बातचीत में, जो कि मुल्क के सामने मौजूद एक बड़े सवाल पर हम बात करेंगे। और आज मुझे आप लोगों के कमेंट भी दिख रहे हैं। 2-3 दिन से बड़ी परेशानी थी कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिखते थे और अब दिखना शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है एक आध किसी को वेव करने से शायद बाकी कमेंट भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ मिल रही है? नाम और तस्वीरें तो दिख रही हैं, लेकिन कमेंट शायद अभी भी नहीं दिख रहे मुझे। जी, चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, ये बहुत अहम मसला है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि चीन का सबसे हिजगरा कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, ये हिजगरा ये शब्द क्या है। और मैं दरअसल देशज और क्षेत्रीय भाषा बोलियां इन सब से बहुत प्रेम करता हूं और जितना हो सकता है प्रयोग करने की कोशिश करता हूं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़मीन से जुड़े हुए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ सब जिंदा रहें, हमारी बोली और भाषा में वे बने रहें। इसके लिए मैंने वो हिजगरा शब्द लिखा था और मैं बता चुका हूँ हिजगरा का मतलब है जो बहुत करीबी, सबसे आत्मीय व्यक्ति हो, सबसे आत्मीय संस्था, व्यक्ति, मित्र, सखा। और मुझे 2 अपडेट और मिले हैं जो हिंदी की 2 देश की जानी मानी विदुषियाँ हैं। प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जो देश की बहुत बड़ी कथाकार और उपन्यासकार हैं, उन्होंने मुझे बताया, कमेंट में ही हमने सुबह के अलर्ट में देखा था, उन्होंने लिखा है कि मारवाड़ी या उनकी राजस्थानी बोली में हेतवाल भी कहते हैं बहुत करीबी व्यक्ति को, बहुत प्रिय को, आत्मीय को। दूसरा शब्द मिला है ब्रज भाषा से प्रोफेसर राजरानी शर्मा से। आप दोनों, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे साथ हैं, आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। राजरानी शर्मा जी ने बताया है जो वो शब्द है हेजगर, मुझे लगता है ये ब्रज भाषा का शब्द होगा। तो आप सब समझ गए होंगे कि आज हम बात इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि चीन का सबसे हिजगरा कौन है, सबसे हेजगर कौन है या हेतवाल कौन है। और इसको सिर्फ प्रामाणिक बातों से हम कोशिश करेंगे समझने की, कसौटी पर कसेंगे। कोशिश करूंगा सब दस्तावेजी बातें आपसे करूं, निर्णय आपको करना है। मैं नहीं बताऊंगा सबसे हिजगरा कौन है। तो 2-3 मुद्दों पर हम बात करेंगे आज। एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन से डोनेशन मिला है उस पर बात हो रही है, उस पर बड़े आरोप लग रहे हैं। चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उस पर बात करेंगे और हमारे क्या कानून है विदेशी चंदा लेने को लेकर, उस पर बात करेंगे। और फुटकर में और ये देखेंगे कि सचमुच में चीन के साथ 2 देश, हमारे देश की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो अभी सरकार में है 6 साल से, उनके पिछले 10-12 साल में क्या रिश्ते रहे हैं चीन के साथ, और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीसी, उसके साथ क्या रिश्ते रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की हम चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि वे तो अब चर्चा में है ही नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा ले लेते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन का। राजीव गांधी फाउंडेशन बाकायदा विधिवत एक रजिस्टर्ड संस्था है, पब्लिक डोमेन में है, उसका ऑडिट होता है, उसकी इनकम टैक्स, उसका रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। और कोई भी विदेशी चंदा, कोई भी सामाजिक संस्था, जो एनजीओ हम लोग जिसको आमतौर पर सामान्य भाषा में कहते हैं, तो कोई भी ऐसी संस्था जिसके राजनीतिक उद्देश्य न हो उसको लेकर, और राजनीतिक दल भी चंदा ले रहे हैं, हम सब जानते हैं, उसके भी अलग से कानून है। तो हमारा जो कानून है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, उसके अंतर्गत विदेशी संस्थाओं से, विदेश से आने वाली किसी भी तरह की मदद को चंदे के रूप में ये सामाजिक संस्थाएं ले सकती हैं और उन्हें बाकायदा उसका हिसाब किताब प्रस्तुत करना होता है, समय समय पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होता है। तो जो चीन से चंदा मिला है
राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो भी पब्लिक डोमेन में है, उसमें छुपा हुआ कुछ भी नहीं है और नियमानुसार है। सरकार ने अभी जब पिछली सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, एनडीए की, तो उन्होंने दावा किया था कि हमने बड़ी संख्या में एनजीओस को विदेशी चंदा लेने से रोका है, प्रतिबंधित किया है, उनके पंजीयन निरस्त किए गए थे और ये बहुत अच्छी कार्रवाई थी, मैं इसका समर्थन करता हूं। एफसीआरए की धारा 14 के तहत अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, विदेशी कोई चंदा आपने लिया उसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो सरकार को ये हक है कि एफसीआरए की धारा 14 के अंतर्गत उस संस्था का पंजीयन निरस्त कर सकती है। तो ऐसी 14,000 से ज़्यादा एनजीओज हैं जिनके पंजीयन सरकार ने निरस्त किए हैं, तो वे अब न चंदा ले सकती हैं न कोई और उस तरह का काम कर सकती हैं। आप देखिए कि ये जो इस तरह के एनजीओज हैं देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं। सिर्फ 2017-18 का आंकड़ा जो भारत सरकार ने, जो मंत्री महोदय ने सदन में बताया था कुछ समय पहले, 16,894 करोड़ रुपए का चंदा विदेशों से भारत में स्थित एनजीओज को मिला है और ये सब सरकार की निगरानी में, सरकार की निगरानी में है। सरकार चाहे तो इनकी जांच कर सकती है और चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन हो, चाहे इंडिया फाउंडेशन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का फाउंडेशन हो जिसको अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन से इतनी मदद मिलती है, और बहुत सारी संस्थाएं जैसे फोर्ड फाउंडेशन से लगातार मदद मिलती है, ये सब एफसीआरए के अंतर्गत आते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन हो, अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो भारत सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कौन रोक सकता है? तो पहला प्रश्न तो यह है कि 6 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अगर राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेने में कोई अनियमितता हुई है तो तत्काल प्रभाव से भारत के कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को, जिनको कहा जा रहा है कि वे देवताओं के भी राजा हैं, ईश्वर का अवतार हैं, सर्वशक्तिमान सरकार है, तो ऐसी सरकार भी अगर कार्रवाई नहीं कर पा रही तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीन के राष्ट्रपति से इजाजत लेनी होगी? कार्रवाई कीजिए ना अगर कोई अनियमितता है तो। चीन दौरे की हम बात करेंगे जिससे हम आगे चलकर कहीं ना कहीं ये फ्रेम करने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा आता जाता रहा है चीन के साथ, चीन किसके रिश्ते कैसे हैं। तो एक घटना और लगातार उठाई जा रही है, वो घटना है बीजिंग ओलंपिक के समय 7 अगस्त 2008, उस वक्त बीजिंग में ओलंपिक चल रहे थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, जो अब फिर से कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, और तब के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी को सरकारी निमंत्रण मिला चीन की सरकार से और वे सरकारी मेहमान के रूप में बीजिंग ओलंपिक में गए। और 7 अगस्त को उनकी एक बैठक हुई, मीटिंग हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। हु जिनताओ जो उस वक्त राष्ट्रपति थे और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उस वक्त उपाध्यक्ष थे सीपीसी के और वहां की पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे। वे उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे और आपस में बातचीत हुई। दो राजनीतिक दलों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उस तरह का एक समझौता हुआ, पब्लिक डोमेन में है। और अगर उसमें भी कुछ गलत है तो भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। 2008 में एक मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की चीन के राष्ट्रपति और वहां की पार्टी के उपाध्यक्ष के साथ हुई, यह भी पब्लिक डोमेन में है। अब आइए हम सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरी जो पार्टी आज सत्ता में है, जिसे सबसे ज्यादा चीन से लड़ने से ज्यादा पूरी ताकत जिसकी विपक्ष से और मुझसे आपसे सवाल पूछने वालों से लगा रही है, जो पार्टी, जो सत्ता, जो सरकार, उसके कैसे रिश्ते हैं चीन के साथ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, इसकी सिलसिलेवार हम एक पड़ताल कर लेते हैं। और यह पड़ताल मैं करने जा रहा हूं, विजय शंकर सिंह हमारे अग्रज हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। उन्होंने एक पड़ताल की बड़ी सिलसिलेवार, मैं उनकी मदद ले रहा हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं विजय शंकर सिंह सर का। हो सकता है वे इस वक्त भी हों, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर कमेंट बहुत धीमे आ रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहली यात्रा से। 2008 में कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव गए, उसके ठीक एक साल बाद 2009 में
बीजेपी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। पहले मैं आपको ये कटिंग दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। इसकी कटिंग है, तारीख है जनवरी 19, 2009। हेडिंग है बीजेपी आरएसएस टीम होल्ड्स टॉक्स विद सीपीसी इन चाइना। यानी बीजेपी आरएसएस की टीम ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संवाद किया। तारीख जनवरी 19, 2009। इसका विस्तार देखिए। यह खबर कहती है कि भाजपा और संघ और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 2009 में 5 सदस्यीय शिष्टमंडल चीन की राजधानी बीजिंग गया था। यह बीजिंग और शंघाई में इसने भ्रमण किया। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के बुलावे पर, उनके न्योते पर ही चीन गए थे ये जो प्रतिनिधिमंडल था। और इसमें आरएसएस के बड़े नेता राम माधव, जो जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट माने जाते हैं और अब संघ से भाजपा में दायित्व मिलते रहते हैं, वे बीजेपी में हैं इस वक्त। विजय शंकर सिंह सर आ गए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। सर, आपकी मदद से ही ये बातचीत कर रहा हूं। ये राम माधव ने उस मीटिंग के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, यह आपसी बातचीत बीजेपी और सीपीसी के बीच एक सिलसिला शुरू करेगी, एक दूसरे की स्थिति को बेहतर समझदारी के साथ समझने में सहायक होगी। अंग्रेजी में सुन लीजिए। दिस इंटरेक्शन हैज हेल्प्ड इन ओपनिंग ए चैनल ऑफ डायलॉग बिटवीन बीजेपी एंड सीपीसी एंड ऑल्सो हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स पोजिशन विद ग्रेटर क्लैरिटी, आरएसएस लीडर राम माधव टोल्ड टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया से उन्होंने कहा। इसमें आश्चर्यजनक बात यह भी है कि सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और आरएसएस बीजेपी का यह प्रतिनिधिमंडल आगे क्या कह रहे हैं, खुद राम माधव कह रहे हैं। जो तात्कालिक मुद्दे थे, आतंकवाद, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य इत्यादि पर बात हुई। इसके अलावा तिब्बत का मसला, अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद जैसे जटिल मुद्दे आदि पर भी विचार विमर्श हुआ। इस दल का नेतृत्व भाजपा नेता बाल आप्टे ने किया था। गौर कीजिएगा, इस दल का नेतृत्व भाजपा नेता बाल आप्टे ने किया था। तारीख मैंने आपको बता दी, 2009। एक रोचक बात और है, हमारे हिंदुस्तान में आप देखते हैं माओवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन बहुत सक्रिय हैं और लगातार वे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं करते रहते हैं। हम सब उसकी निंदा करते हैं। और ये माओवादी संगठन जिस माओ त्से तुंग के नाम पर हिंदुस्तान में आतंक फैला रहे हैं, उनके बारे में एक रोचक तथ्य इस बातचीत में आया। सीपीसी से पूछा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस दल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से पूछा कि आपकी क्या राय है। तो सीपीसी ने कहा, भारतीय माओवादी जो कर रहे हैं, विशेषकर उनके हिंसात्मक आंदोलन, वह चीन की अधिकृत राज्य नीति नहीं है, नहीं यह कहीं से माओवाद के भी निकट है। यानी भारत में जो नक्सल आंदोलन माओ के नाम पर माओवादी चला रहे हैं, वे माओ के मूल विचार से भी अलग हैं। यह चीन की सीपीसी ने कहा और राम माधव ने हिंदुस्तान में आकर टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। अब इसके बाद का और घटनाक्रम देखिए। यह एक प्रतिनिधिमंडल हो गया 2009। दूसरी कटिंग आपको दिखाता हूं। यह बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार, तारीख है 15 नवंबर 2014। यानी सरकार बन चुकी थी एनडीए की, श्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। शीर्षक है बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसन एट स्कूल रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, जिसमें सांसद और विधायक थे, उन्होंने चीन जाकर वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, वहां सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी करती है, सब राज्य द्वारा संचालित है, वहां पर जाकर पाठ पढ़ा। अब कौन सा पाठ पढ़ा, कौन सी शिक्षा ली है, यह जानकारी नहीं मिली, लेकिन इसका विस्तार आपको दे देते हैं। 15 नवंबर 2014 के इस बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की खबर यह कहती है कि यह शिष्टमंडल जो भारत से गया था कम्युनिस्ट पार्टी की बारीकियों को समझने के लिए, और इसने लौटकर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 13 सदस्यीय दल था। इसने बीजिंग में भ्रमण किया, गुआंग गझाओ करके एक शहर है, वहां इसका भ्रमण किया। कम्युनिस्ट पार्टी का आंतरिक संगठन समझा बीजेपी इस दल ने, और सीपीसी द्वारा संचालित स्कूल की गतिविधियों का भी अध्ययन किया। इस बात पर इस दल के जो एक प्रतिनिधि थे या नेता थे, तत्कालीन बीजेपी महासचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी इस ग्रह की, यानी धरती नामक जो गोला है, ये जो ग्रह है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी बनने के मंसूबे पर काम कर रही है और भाजपा तथा सीपीसी दोनों ही कैडर आधारित राजनीतिक दल हैं। हमारा इतिहास बताता है कि हमने रचनात्मक आलोचनाओं से अपने दल का विकास किया है। श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस दौरे के बाद बता रहे हैं। इस शिष्टमंडल से पहले भाजपा के युवा नेताओं का भी एक दल चीन की यात्रा पर गया था। इसमें सिद्धार्थनाथ सिंह थे, जिनको आप टेलीविजन पर डिबेट्स में देखते हैं, और इन्होंने भी लौटकर पीएमओ को इसकी रिपोर्ट दी थी। इसका चयन भी पीएमओ ने किया था। ये जो दल गया था युवा नेताओं का, बीजेपी के सांसद थे और इसमें विधायक थे जो चीन से रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए गए थे, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस परस्पर आदान प्रदान को, इस आवाजाही को किसी भी तरह से मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था भगत सिंह कोश्यारी ने, जो इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और इसका उद्देश्य उन्होंने बताया था कि यह शिष्टमंडल दोनों ही सत्तारूढ़ दलों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर देगा। The delegation will also emphasize on establishing and strengthening relation between the two ruling parties. सीपीसी और बीजेपी के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए ये दल जो गया है वो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, उस पर जोर देगा। तब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। उन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में सहायक होने की बात कही थी। तब उन्होंने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत और चीन के साथ संबंध सुधारने की नीति पर चल रही है और यह एक सकारात्मक कदम है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। निश्चित ही हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना ही चाहिए और इसमें किसी भी प्रधानमंत्री को, हमारी विदेश मंत्री को, हमारे राजनयिक जो चैनल हैं उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए। इसके अलावा राम माधव 2009 में भी ये गुडविल विजिट कर चुके थे। इसके बाद, इसी यात्रा के बाद, गुडविल विजिट के बाद 2014 की जो यात्रा जो मैंने अभी बताई, उसके बाद ही शी जिनपिंग भारत आए थे। यानी उसकी एक प्राइमरी एक यात्रा थी वो। इसमें कौन कौन और था इस वाली यात्रा में 2014 की? भगत सिंह कोश्यारी के अलावा तरुण विजय थे, भोला सिंह थे, ये सब सांसद हैं। कामाख्या प्रसाद ताशा, हरीश द्विवेदी, कर्नाटक के एमएलए विश्वनाथ पाटिल, विश्वेश्वर अनंत हेगड़े, बिहार के एमएलए विनोद नारायण झा, बिहार के एमएलसी वैद्यनाथ प्रसाद, हरियाणा के एमएलए असीम गोयल, हिमाचल प्रदेश के एमएलए वीरेंद्र कंवर और उत्तर प्रदेश के एमएलए सलिल कुमार बिश्नोई इस दल में शामिल थे। अभी रुक जाइए, बहुत हिजगरा है बीजेपी और चीन की सीपीसी के बीच, बहुत ही करीबी संबंध हैं। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, अगस्त 27, 2019, देख लीजिए ध्यान से। और ये तारीखें जो मैं बता रहा हूं ऑनलाइन आप इनके वेबसाइट्स पर जाकर इन अखबारों के ढूंढ सकते हैं, इन खबरों को आज भी मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कह रही है, बीजेपी डेलीगेशन इन बीजिंग फॉर ए वीक लॉन्ग टूर ऑफ चाइना। ये खबर क्या बता रही है वो भी सुन लीजिए। 27 अगस्त 2019 को भाजपा का एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चीन का दौरा किया। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के श्री अरुण सिंह ने किया था और ये यात्रा भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उसी सीपीसी के बुलावे पर, उसके न्योते पर थी। इस यात्रा का उद्देश्य अक्टूबर में होने वाली राष्ट्रपति जिनपिंग की प्रस्तावित यात्रा की भूमिका तैयार करना है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तो बहुत करीबी रिश्ते हैं, लगातार वे कई बार हमारे यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो उससे पहले की ये प्राथमिक यात्रा थी। और ये सब बाकायदा अधिकारियों से मिलकर इसका कार्यक्रम तय हुआ। आरएसएस से जुड़े हुए तरुण विजय ने उस वक्त कहा था, भाजपा और सीपीसी ने आपस में दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल की संभावनाओं की तलाश करने की बात कही। हमारा पार्टी नेतृत्व यह समझता है कि विचार विमर्श का उचित अवसर है, जबकि चीनी राष्ट्रपति हाल ही में भारत का दौरा करने वाले हैं। 2019 में भी राष्ट्रपति महोदय आए थे चीन के। इसी में शिष्टमंडल की योजना, मोदी सरकार की मुख्य योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। यात्रा के पहले ये प्रतिनिधिमंडल
तत्कालीन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिला और चीन में हमारे जो राजदूत हैं विक्रम मिस्त्री, उनसे भी इसकी मुलाकात हुई थी। इस आवाजाही में पार्टी अनुशासन का पाठ समझना था, चीन की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति का, पर उसका नियंत्रण कैसे होता है ये समझना था बीजेपी के नेताओं को। और वहां के चीनी थिंक टैंक और विधि निर्माताओं से भी मिले। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक संगठन, ढांचा, राजनीतिक क्रियाकलाप, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उसकी भूमिका इत्यादि पर का अध्ययन बीजेपी ने किया। अब आप समझ लीजिए कि लगातार ये आवाजाही चल रही है और चीन से भी प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में मिल रहे हैं जाकर। 2005 में बीजेपी के मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इंटरनल डिपार्टमेंट के मंत्री वांग जियारू ने अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा ये मुलाकातें लगातार चलती रही हैं। हमें इन मुलाकातों पर कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वे आज के रिश्ते नहीं हैं, वे खुद बता चुके हैं। उनके रिश्ते तो करीब 7वीं सदी से होते हैं। उनका जो जन्म स्थान है बड़नगर, ह्वेनसांग चीन का यात्री सन 629 में भारत आया था, तो वो बड़नगर गया था। लौटकर वो शी जिनपिंग के गांव गया, वहां वो डायरी में इसका जिक्र कर गया था। हो सकता है तब बड़नगर इस गांव का नाम भी न रहा हो, जो भी ये बस्ती है, लेकिन ऐसा स्वयं प्रधानमंत्री ने बताया और उनके कहे पे हमें विश्वास करना चाहिए। रिश्ते चीन के साथ भारत के और ख़ास तौर से मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति के कितने करीबी हैं, इतने अनेक उदाहरण हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से अब तक कुल मिलाकर जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए, वे सारे लोग जितनी बार मिलकर चीन नहीं गए, उससे ज़्यादा बार 9 बार हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में, 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में। और जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, चीन की यात्रा के 2 हफ्ते बाद किसी कार्यक्रम में गुजरात में वे बता रहे थे कि गुजरात में वे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहते हैं, खेल की गतिविधियां। हम सब जानते हैं खेलों में चीन दुनिया का सिरमौर है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए आग्रह करने गए थे श्री नरेंद्र मोदी, और बहुत तारीफ उन्होंने की है उस अपनी यात्रा की। उन्होंने उस भाषण में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी महापुरुषों से, चीन के राष्ट्रवादी महापुरुषों से बात करके आया हूं और उनसे आग्रह किया है, आग्रह शब्द है, मैं चीन के साथ मिलकर गुजरात में स्पोर्ट्स डेवलप करना चाहता हूं, और चीन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे पूरी मदद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 जनवरी 2012 का वीडियो है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्राध्यक्ष के साथ हमारे प्रधानमंत्री के रिश्ते इतने करीबी हों, सदियों पुराने हों, 1400 साल पहले के हों, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी तरह जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्त चीन के नायकों के साथ जो रिश्ते थे, तब भी हमारे पुरखे यही कहते थे कि नेहरू जी तो बहुत हिचगरे थे चीन के साथ। तब चीन ने जब धोखा दिया, यही सवाल उनसे पूछे गए थे कि नेहरू जी, आप तो तेंग शाओपिंग के बहुत करीबी थे, फिर ये धोखा कैसे हुआ? लेकिन तब किसी ने इस सवाल को पूछने वाले नेहरू और चीन के इस हिचगरेपन को पर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही नहीं कहा था। और चीन के साथ रिश्ता हम आज भी वैसा ही निभा रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये स्वीकार कर लिया है कि कोई घटना हुई नहीं, कोई घुसपैठ हुई नहीं, जबकि सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि उनके टेंट तंबू लग गए, उनकी हैवी मशीनरी वहां तैनात हो गई है चीन की। फिर भी हम प्रधानमंत्री के ही वचनों पर विश्वास करना चाहेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इसी दरमियान अभी अक्टूबर में जब ये तनातनी चल रही है चीन के साथ लगातार, तब गुजरात में धौलेरा में जमीन दी गई है चीन की कंपनियों को, हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही हैं चीन की कंपनियां। और अभी इसी विवाद के चलते वक्त भी गलवान घाटी में जो विवाद चल रहा है, सशस्त्र हमले हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे जांबाज, तब 5700 करोड़ का कर्जा चीन भारत को दे रहा है। बैंक ऑफ चाइना की शाखा अभी अभी शुरू हुई है मार्च में भारत में। इसी तनातनी के महाराष्ट्र में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स अपना प्रोजेक्ट लगाने जा रही, कई सौ करोड़ का। तो ये सवाल तो पूछे ही जाना चाहिए कि अगर हम चीन के हिचगरे हैं तो हमारे ऊपर ये हमला कैसे हो रहा है, और इस हमले से निपटने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि असल में हमारी सरकार चीन से नहीं लड़ रही है। असल में हमारी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं से,
लोकतांत्रिक स्वरों से, लोकतांत्रिक आवाज़ों से देश के प्रतिपक्ष से लड़ रही है, क्योंकि चीन से लड़ने वाली कोई बात अब तक सरकार ने नहीं कही। हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू के 36 घंटे 48 घंटे तक तो चीन शब्द का भी उच्चारण नहीं किया था। हम चाहते हैं वे चीन के साथ आर पार की लड़ाई लड़ें। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन ये जो दोगलापन है, ये जो दोभांति है जिसको कहना चाहिए, इससे बाज आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप चीन से लड़ते वक्त सिर्फ प्रतिपक्ष से लड़ना शुरू कर दें। और आप तो सरकार में कार्रवाई कीजिए ना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो। किससे मुहूर्त निकलवाना है, कौन सा पत्रा पंचांग दिशाशूल देखकर कार्रवाई करनी है, कार्रवाई कीजिए ना। अगर उनमें से किसी ने भी भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार की मंशा कार्रवाई की नहीं है। 6 साल से आप सरकार में हैं, कोई भी फाउंडेशन अगर गलत चंदा विदेशों से ले रहा है तो उसका पंजीयन निरस्त किया जाए, कानून से संभव हर कार्रवाई की जाए। चलिए आज बस इतना ही। बेखुद दहलवी के शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। शम्मे मजार थी न कोई सोगवार था, शम्मे मजार थी न कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मजार था। जादू है या तिलिस्म है तुम्हारी जुबान में। सचमुच हमारे प्रधानमंत्री की जुबान में जादू है। जादू है या तिलिस्म है तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। तो हम इस झूठ के खिलाफ अपनी बात कहते रहेंगे। हम सरकार से भी चाहेंगे सरकार सच बताए देश को। हम उनके साथ हैं, देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।